एक आम पाठक की प्रतिक्रिया सीरीज में आज बात करेंगे रिचर्ड पार्क्स की नॉवल बिविल्डरमेंट के बारे में. Now to start with, I think it is important for me to mention that Bewilderment actually is the first novel that I've read written by Richard Park. तो उनकी एक और नॉवल है ओवर स्टोरी, जो जो माना जाता है कि इज हिज बेस्ट वर्क. बट माई व्यू ऑफ द राइटर इज नॉट बेसिस ओवर स्टोरी बट एक्चुअली बेसिस बिविल्डरमेंट. तो जहाँ तक ओवर स्टोरी की बात है वो मैं अभी पढ़ रहा हूँ और हो सकता है कि आने वाले हफ्तों में उसके बारे में भी किसी वीडियो में हम बात करें. Anyways, तो I think what we should do is that we should start with कि स्टोरी का प्लॉट क्या है, बिविल्डरमेंट नॉवल का प्लॉट क्या है. तो जो प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, वो उसका नाम है थियो और वो एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट है. एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट is actually a person who studies the possibility of life beyond Earth. माना जाता है कि एस्ट्रोबायोलॉजी जो है वो आई थिंक मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, आई थिंक फिजिकल कॉस्मोलॉजी, इन सभी का इस्तेमाल करती है टू इन्वेस्टिगेट द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ on other worlds and help recognize biospheres that might be different from that of the Earth. तो थियो जो है वो एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट है और एक सिंगल पेरेंट भी है. उसकी जो वाइफ है वो एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई है. उसका 9 साल का एक लड़का है रॉबिन, और रॉबिन जो है वो OSD, ADHD जैसे मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स उसको डायग्नोज हुए हैं. और इन मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स की वजह से वो एक्चुअली ही रिपीट्स सर्टेन रूटीन्स व्हिच आर क्वाइट इरिटेटिंग फॉर पीपल अराउंड हिम. क्योंकि उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसलिए अलग अलग पॉइंट पर वो थोड़ा वायलेंट भी हो जाता है. और इन्हीं इश्यूज की वजह से, इन्हीं बिहेवियरल इश्यूज के चलते स्कूल से थियो को, रॉबिन के फादर को, एक अल्टीमेटम भी मिलता है कि या तो रॉबिन को साइको एक्टिव ड्रग्स ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए, और अगर थियो ये नहीं करता है तो रॉबिन को स्कूल से निकाल दिया जाएगा. अब थियो जो है वो इस अल्टीमेटम के बावजूद साइको एक्टिव ड्रग ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाता और उसकी बजाय वो रॉबिन को एक्सपेरिमेंटल न्यूरो फीडबैक ट्रीटमेंट में रजिस्टर करवाता है. नाउ this actually is I mean like the entire treatment is at an experimental stage और किसी को भी अभी पता नहीं है कि एग्जैक्टली इस ट्रीटमेंट के नतीजे क्या निकलेंगे. नॉवल में शुरुआती नतीजे जो हैं वो बहुत प्रॉमिसिंग आते हैं और रॉबिन जो है ही एक्चुअली ब्लॉसम्स, excelling in artistic ability, advancing intellectually. He also finds emotional stability that he was lacking. तो नॉवल के करीबन आधे पहुंचते पहुंचते तक हमें असल में ये लगता है कि ये जो एक्सपेरिमेंटल न्यूरो फीडबैक ट्रीटमेंट है ये असल में काम कर रहा है और फायदेमंद रहने वाला है. इसी कहानी के साथ साथ, या कहें साथ ही गुथी हुई बहुत सी और कहानियां भी चल रही हैं जहां दोनों बाप बेटे एक खेल के माध्यम से अन्य दुनिया में जीवन कैसा दिख सकता है इसकी रचनात्मक और आकर्षक शब्द चित्र खींच रहे हैं पूरे के पूरे उपन्यास के अंदर. नॉवल का जो एंड है वो बहुत ज्यादा मार्मिक है और अब मार्मिक तो है लेकिन बहुत ज्यादा निराशाजनक भी है. असल में अगर आप लोगों ने फ्लावर ऑफ अलजनन पढ़ी हो, इट्स अ फेमस शॉर्ट स्टोरी,
I am not too sure whether I'm pronouncing this word correctly or not. I think it is Flowers of Anjanan. तो ये कहानी अगर आपने पढ़ी हो तो हमारी नॉवल का एंड भी मोटा मोटा उस कहानी से मेल खाता है. ये जो कहानी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसमें होता ये है, it's a man's journey from having an intellectual disability to gaining extraordinary intelligence, and then his regression when an experimental procedure to correct his disability goes wrong. तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि असल में नॉवल में भी आखिरी में हुआ क्या होगा. इसके अलावा कहानी में दोनों बाप बेटा जो हैं वो एनवायरमेंटल कंडीशंस और क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, और क्लाइमेट कंसर्न इस किताब को असल में सिर्फ बाप बेटे की कहानी से बड़ा करके आई थिंक इनॉर्मसली थॉट प्रोवोकिंग और इमेजिनेटिव नॉवल बना देता है. अब इस आम पाठक को असल में ये नॉवल पढ़ते हुए एक्चुअली ऐसा लगा कि जैसे रॉबिन जो है वो अर्थ का, पृथ्वी का प्रतीक है, आश्चर्य से भरा हुआ लेकिन ऑन द एज ऑफ ट्रेजेडी. कहीं कभी कोई आशा दिखती है कि रॉबिन बच जाएगा, which essentially means कि पृथ्वी बच जाएगी, लेकिन odds are stacked vastly against Robin, and if we say Robin is the metaphor of Earth, then the odds are stacked vastly against Earth also. पार जो है वो describe करते हैं the dangers of our, the dangers that our world faces: loss of habitat, species getting extinct, pollution problems, and obviously climate change through the eyes of this special child. लेकिन वो कोई भी chance of salvation उपन्यास के अंदर नहीं देते. And this no chance of salvation जो है वो नॉवल को मार्मिक और बेहद निराशाजनक बना देता है. इस उपन्यास के बारे में बहुत देर और भी बात की जा सकती है. जैसे इमेजिनेटिव ग्रह जो बाप बेटे गढ़ते हैं और उस पर बात करते हैं, वो जो पेजेस हैं जहां पर ये इमेजिनेटिव ग्रह गढ़े जा रहे हैं उनके बारे में बात की जा रही है, वो बहुत ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग है. इसी तरीके से कहानी के अंदर ट्रंप के बारे में, ग्रेटा थनबर्ग के बारे में, टेड टॉक्स के बारे में अलग अलग जगह पर बात हो रही है, लेकिन मैं नहीं जानता क्यों पर लेखक ने एक्चुअली इमेजिनेटिव नेम्स को यूज करके ये किया है. इसी तरीके से बाप बेटा जो है वो एक एक्सकर्शन ट्रिप पर जा रहे हैं, और उस एक्सकर्शन ट्रिप का जो खाका खींचा गया है पूरे नॉवल के अंदर वो बहुत बहुत खूबसूरत है. तो अगर आपको एक अलग तरह की कहानी पढ़नी है, आप इस नॉवल को जरूर पढ़िए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि इस नॉवल में आप बोर हो सकते हैं. मतलब स्पेशली जो इमेजिनेटिव कोशेंट है, अगर वो थोड़ा कम समझ में आए तो पाठक जो है वो बहुत ज्यादा बोर होने लग जाता है. और स्पेशली इसी तरीके से एस्ट्रोबायोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जब उसके बारे में बात होती है, या जब OSD, ADHD वगैरह के बारे में बात होती है, और अगर आम पाठक वो उस बारे में कम जानता है या ना के बराबर जानता है, तो नॉवल काफी भारी और ऑलमोस्ट unreadable, if that's the word that I can use, unreadable हो जाता है. तो यह रही एक आम पाठक की प्रतिक्रिया उस नॉवल के बारे में जो उसने अभी रिसेंटली पढ़ी है. Thank you very much. Have a nice day ahead.